हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की हमारी कहानी जेल से भागने के ऊपर बेस्ड है। वैसे तो दुनिया भर में प्रिजन ब्रेक की कई सारी कहानियां मौजूद हैं, लेकिन एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज़ की कहानी सबसे खास है क्योंकि अल्काट्राज़ जेल समुंदर के बीच में है जहां से कोई भाग नहीं सकता, और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश भी करे तो उसे समुंदर के ठंडे पानी में घंटों तक तैरना होगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है 1960 में, जहां हम मॉरिस नाम के कैदी को देखते हैं जिसे कुछ पुलिस ऑफिसर नाव में बैठाकर अल्काट्राज़ जेल में लाए हुए, जहां सबसे पहले मॉरिस को मेडिकल चेकअप किया जाता है, जिसके बाद उसे सेल में डाल दिया जाता है। अब अंदर जाते हुए मॉरिस जेल की सिक्योरिटी देखता है कि कैसे जेल में ऑटोमेटिक डोर काम करते हैं और हर जगह गार्ड तैयार है। अब अगली सुबह कैदियों की गिनती होती है और सभी ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, जहां वॉल्फ नाम के बंदे की मॉरिस पर गंदी नजर होती है। आमतौर पर जेल में आए नए कैदी को वहां के कैदी बुली करते हैं और उनसे मारपीट करने की कोशिश भी करते हैं, और वॉल्फ को देखते ही मॉरिस ये बात समझ गया था। यही ब्रेकफास्ट करते हुए मॉरिस की दोस्ती इल्तमिस नाम के दादाजी से होती है, जिसके बाद उसे गार्ड जेलर के पास ले जाते हैं। अब ये जेलर ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसकी जेल से कोई भाग नहीं सकता, क्योंकि जो कैदी बाकी जेलों से भाग जाते हैं उन्हें पकड़कर यहाँ लाया जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि मॉरिस उसके ऑफिस में रखे जेल के मैप को देखते ही उसे अपने दिमाग में छाप लेता है। हालांकि जेलर नेल कटर यूज करते हुए मॉरिस को बताता है कि जो भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं उसे गार्ड गोली मार देते हैं, ना कि और अगर वो बच भी गए तो समुद्र में डूबकर मारे जाते हैं। वैसे जेलर ने उसे उसके परिजनों के बारे में पूछने के लिए बुलाया था कि उससे जेल में कोई मिलने आ सकता है तो वो उसका नाम रजिस्टर करवा दे, लेकिन मॉरिस किसी का भी नाम रजिस्टर नहीं करवाता। अब जब मॉरिस वहां से बाहर जाता है तो हम देखते हैं कि डेस्क पर पहले 2 नील कटर थे, जिसमें से एक गायब है, यानी कि मॉरिस ने जेलर के सामने से ही उसका नील कटर चुरा लिया है। तो आप समझ गए होंगे कि इस बंदे के दिमाग कितना शातिर है। हम देख पाते हैं कि मॉरिस ने उस नेल कटर को अपनी बाइबल में छुपा दिया और नहाने के लिए चला जाता है, जहां वॉल्फ एक बार फिर उसके करीब आने की कोशिश करता है तो मॉरिस उसकी जमकर पिटाई करता है। यानी कि मॉरिस दिमाग से तेज होने के साथ साथ शारीरिक मजबूत भी है। अब उसी दोपहर एक गार्ड मॉरिस को जेल की लाइब्रेरी में लाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक ब्लैक आदमी से होती है जिसका नाम है इंग्लिश। उसकी बातचीत से हमें पता चला कि इंग्लिश ने सेल्फ डिफेंस में 2 लोगों की जान ले ली, तो रेसिज्म की वजह से उसे 99 साल की सजा हुई है। हम देख पाते हैं कि इस जेल में कैदियों से कई सारे काम करवाए जाते हैं और इस काम के उन्हें पैसे भी मिलते हैं। अब शाम के टाइम प्लेग्राउंड में मॉरिस की मुलाकात डाल्टन नाम के आदमी से होती है, जो यहाँ पर कैदी और एक पेंटर भी है। मॉरिस की डाल्टन से भी बॉन्डिंग हो गई क्योंकि डाल्टन जेलर के साथ सभी गार्ड की पेंटिंग बनाया करता था। वहीं मॉरिस इंग्लिश से मिलता है, जिससे वो इस जेल के बारे में पता चलता है कि यहाँ से सुरंग बना के भागा नहीं जा सकता क्योंकि आगे समुंदर है, और अगर उसे पार करके बैरिकेड को भी पार कर लिया गया तो स्नाइपर उसे गोली मार देंगे। अब स्नाइपर से अगर वो बच भी गया तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसे 4 किलोमीटर समुंदर के ठंडे पानी को तैर करके किनारे तक पहुंचना होगा, जो कि असंभव है। तो धीरे धीरे करके मॉरिस सारे चैलेंजेस का हिसाब लगाता है और शुरू करता है, लेकिन अगले दिन प्लेग्राउंड में वॉल्फ मॉरिस पर हमला कर देता है और यहाँ पर वो उसे फिर से धो डालता है। अब उनकी लड़ाई छुड़वाने के लिए गार्ड वहां आता है तो वॉल्फ गुस्से में उस गार्ड के दांत तोड़ देता है, और ये देखकर तभी स्नाइपर उस पर गोली चलाता है, जिससे वो दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद सजा के तौर पर दोनों को ही काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, लेकिन मॉरिस की कम गलती होने की वजह से उसे 2 दिन में ही बाहर निकाल दिया जाता है। अब कुछ दिन में मॉरिस ने जेल में शांतिपूर्वक बिताना है, लेकिन एक दिन उसके बगल के सेल में चार्ली नाम का कैदी आता है और उसे मॉरिस की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं अगले दिन जब सभी कैदी प्लेग्राउंड में थे तब जेलर उनकी सेल की तलाशी ले रहा था, जिससे उसे डाल्टन के सेल में उसकी पेंटिंग मिलती है, और गुस्से में वो डाल्टन की सारी पेंटिंग और सारे पेंटिंग के सामान को जब्त कर लेता है। वैसे ये सारी चीजें डाल्टन ने जेल से कमाए हुए पैसों से खरीदी थी, और जब वो ये सब देखता है तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसके जीने की वजह को छीन लिया गया है। अगले दिन वर्कशॉप में डाल्टन के बिहेवियर को देखकर मॉरिस समझ जाता है कि वो उदास है, और उसने गार्ड को डाल्टन पर ध्यान रखने को बोला था। लेकिन यहाँ डाल्टन गार्ड से एक कुल्हाड़ी मांगता है और उसके सामने ही अपनी उंगलियों को काट लेता। ये देखकर सभी कैदी शॉक हो जाते हैं, और बेचारे चार्ली ने तो उल्टी कर दी थी। और इस इंसिडेंट के बाद डाल्टन को दूसरे जेल में भेज दिया जाता है। वहीं मॉरिस को उसकी जेब में डाल्टन का फेवरेट फ्लावर मिलता है, जिसे डाल्टन ने उसके लिए रखा था। तो मॉरिस उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर गार्ड उसे रोक लेते क्योंकि उसे सभी कैदियों के बयान लेने थे। अब रिपोर्ट बनाना था। तब मॉरिस ने डाल्टन की कटी हुई उंगलियों को गार्ड को थमा देता है, उसे रिपोर्ट बनाने को बोलता है, और यहाँ हम उसकी हिम्मत को देख पाते हैं, वो अंदर से कितना मजबूत है। रात में मॉरिस की मुलाकात इंग्लिश से होती है,
जिसे उसे पता चलता है कि जेलर ने उसकी सारी पेंटिंग जब्त कर ली है और इसीलिए वो कैंटीन में उसे ताने मारता है जेलर को। जिसके बाद वो अपने दो पुराने दोस्त जॉन और क्लेरेंस से मिलता है जो कि आपस में भाई थे। ये दोनों भाई इस जेल से भागते हुए पकड़े गए थे और इसीलिए इनकी सजा को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। अब रात में मॉरिस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए चुराए हुए नेल कटर से उस वेंटिलेशन विंडो को वॉल को स्क्रैच कर रहा था। तब उसे नोटिस करता है कि वॉल इजीली आसानी से टूट रही थी और ये सब वो गार्ड से छुपाते हुए कर रहा था। अगले दिन चार्ली और उसकी वाइफ को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए वो लोग मॉरिस से उसे जेल से भागने वाले प्लान में शामिल होने के लिए कहते हैं। और इसी के अगले दिन कैफेटेरिया में मॉरिस सबको बताता है कि वेंटिलेशन विंडो वाले छेद को हम बड़ा करेंगे, अपने सेल से बाहर निकल सकते हैं और हमारे सेल के पीछे एक पाइपलाइन लगी हुई है जिसकी मदद से वो जेल की छत पर जा सकते हैं और वहां से छुपते छुपते बाहर भी निकल सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि वेंटिलेशन विंडो को बड़ा करने पर गार्ड की नजर उस पर चली जाएगी, तो मॉरिस ने उसे ऐसे ही इक्विपमेंट बनाने के लिए कहा जिससे कि वो विंडो की छेद को छुपा सके। अब वो अगर अपने सेल से बाहर निकल भी जाते हैं तो उन्हें कम से कम 8 घंटे चाहिए समुंदर को पार करके आइलैंड की दूसरी तरफ जाने के लिए, और गार्ड हर 2 घंटे में कैदियों की सेल को चेक करने के लिए आते हैं। इस चैलेंज को भी मॉरिस के पास जुगाड़ था। वो उन्हें बताता है कि वो सुबह एक पुतला बनाएंगे जिसके ऊपर नकली बाल लगा देंगे और जिससे वो गार्ड को चकमा दे सकते हैं। अब बालों का जुगाड़ जॉन सैलून से कर लेता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो रात में जेल से निकलेंगे ताकि उन्हें अच्छा खासा टाइम मिल जाए। अब बात आती है कि वो जेल से तो निकल जाएंगे और गार्ड से भी बच जाएंगे, लेकिन वो इस मौत के समुंदर को पार कैसे करेंगे। तो मॉरिस के दिमाग में क्लेरेंस का नाम आता है जो कि कपड़े बनाने में काम करता था। वो उसे रेनकोट और रबर लाने के लिए बोलता है क्योंकि वो इनकी मदद से लाइफ बोट बनाना जानता था और उसने यह तरीका एक मैगजीन में पढ़ा था। क्लैरेंस यही काम करता है इसीलिए वो इसका इंतजाम आसानी से कर सकता है। तो यह मॉरिस की बेहतरीन प्लानिंग देखकर आपको लग रहा होगा कि ये किसी राइटर की इमेजिनेशन है, लेकिन नहीं, ये कहानी पूरी तरह से रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। अब मॉरिस के पास प्लान और प्लेयर दोनों ही मौजूद है, लेकिन जब तक वो अपने रोल को परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। हालांकि मॉरिस ने पुलिस वालों को चकमा देने के लिए पास के फ्लोरिडा तट पर बल्कि एंजल आइलैंड पर जाने को बोलता है क्योंकि पुलिस वाले उन्हें सबसे पहले फ्लोरिडा तट पर ही ढूंढेंगे और इसी तरह से वो उन्हें चकमा देकर भाग सकते हैं। अब रात होती है और मॉरिस चार्ली को गार्ड पर नजर रखने को बोलता है और वेंटिलेशन विंडो की खुदाई करना शुरू कर देता है, लेकिन नेल कटर के साइज की वजह से उसे हाथ में चोट लग जाती है और उस विंडो को तोड़ने में भी काफी टाइम लग रहा था। इसीलिए अगले दिन इस परेशानी को वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। तो लंच करते हुए उसका ध्यान चम्मच पर जाता है जिसे देखकर उसे एक अच्छा आइडिया आता है। तो बड़ी ही चालाकी के साथ मॉरिस ने गार्ड को चकमा देकर उस चम्मच को चुरा लेता और रात में वो इल्तमस से 10 रुपए के सिक्के को मंगाता है क्योंकि उस टाइम के सिक्के में सिल्वर कॉइन हुआ करता था। इस सिल्वर का इस्तेमाल मॉरिस ने नेल कटर के चाकू वाले हिस्से को चम्मच में जोड़ने के लिए किया था। अब यहाँ चाकू को बड़ा करने के बाद मॉरिस गार्ड को चकमा देकर बहुत ही सावधानी के साथ वेंटिलेशन विंडो को पूरा कर देता है, लेकिन वो विंडो स्क्रू से टाइट थी तो मॉरिस उन स्क्रू को खोलता है, वो भी सावधानी से, नहीं तो विंडो के गिरने की शोर को सुनकर गार्ड उसे पकड़ लेंगे। इसीलिए अगले दिन वो वर्कशॉप से स्क्रू ड्राइवर को चुराने का प्लान बनाता है और इसमें वो स्क्रू ड्राइवर को पैकेट में लेकर निकल रहा था, पर चेकिंग में उसे गार्ड पकड़ लेता है क्योंकि कोई भी कैदी कोई भी सामान चुरा कर अपने सेल में नहीं ले जा सकता। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि मॉरिस ने एक दूसरे स्क्रू ड्राइवर को अपने जूतों में छुपा लिया था। अब उसी रात वो विंडो को खोल लेता और बाहर का रास्ता उसे आसानी से मिल जाता है। और अब सेम काम चार्ली ने भी स्टार्ट कर दिया था, जिस दौरान मॉरिस ने होल के लिए ढक्कन बनाने वाला काम भी शुरू कर दिया था। वहीं कुछ दिनों के बाद वो पुतले बनाने का काम भी शुरू कर देते हैं जिससे वो उसे सुला कर यहाँ से भाग सके और उनके जाने के बाद किसी को उन पर शक ना हो। अब सब कुछ तैयार होने के बाद एक रात मॉरिस अपनी जगह पर पुतले को सुलाता है और खुद विंडो से होते हुए अपने सेल से बाहर आ जाता है, मतलब कि सभी प्लान सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब पाइपलाइन के जरिए मॉरिस ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन ऊपर पहुंचने पर उसे छत पर एक ग्रिल देखने को मिलती है और मॉरिस उस ग्रिल को अकेले नहीं खोल सकता। दूसरी तरफ हम एक गार्ड को देखते हैं जो मॉरिस को उठा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मॉरिस को हाथ लगाया हम देखते हैं कि वो असली मॉरिस है, ना कि पुतला। मतलब कि सही समय पर वो वापस आ गया था, नहीं तो आज तो उसकी जान गई थी। अब जैसे ही मॉरिस ने सारे इंतजाम किए थे वैसे ही बाकी 3 लोग भी कर रहे थे, जिसमें जॉन का सब कुछ रेडी था। क्लैरेंस को भी उसके पुतले तैयार करने थे, लेकिन चार्ली थोड़ा नौसिखिया था, उसने अभी तक विंडो को भी नहीं खोला था। अब हम देखते हैं कि उसी रात मॉरिस जॉन के साथ छत वाली ग्रिल के पास जाकर लाइफ जैकेट बनाने का मटेरियल लेकर पहुंचता है, जहां वो लाइफ जैकेट बनाने का कार्यक्रम शुरू करता है। लेकिन उनके सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज था छत की ग्रिल को खोलना, जिसके लिए उन्हें ड्रिल बिट की जरूरत थी। तो अगले दिन वर्कशॉप में मॉरिस एक टेबल के मोटर कुछ वायर के साथ
ड्रिल बिट को अपनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में छुपा लेता है और जब वो सेल में वापस आ रहे थे तो गार्ड उन्हें एक बैग की चेकिंग करते, लेकिन असली माल तो मॉरिस ने कहीं और छुपा रखा था और इसीलिए वो इस काम में भी सफल हो जाता। अब उसी रात मॉरिस ने जॉन की मदद से छत वाली ग्रिल को हटा लिया था और दोनों गार्ड से बचते हुए पहली बार ऊपर जाते हैं। अगले दिन लंच में मॉरिस एक फूल को पानी दे रहा था जिसे इल्तमिस और डाल्टन ने 15 सालों से बड़ा कर रहे थे, लेकिन जेलर ने उसके सामने उस फूल के पौधों को उखाड़ दिया था और ये देखकर इल्तमिस गुस्से में जेलर को मारने के लिए उठता है, लेकिन तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके सभी साथी ये देखकर उदास हो जाते हैं, लेकिन वहीं जेलर को उसकी मौत का कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो मॉरिस को ताना देकर गया था कि वो सब इसी जेल में मरेंगे इसी तरह से। अब उसी रात जेलर ने मॉरिस के सेल की चेकिंग ली, जहां पर उसकी नजर वेंटिलेशन विंडो के पास रखी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर पड़ती है, लेकिन उसने विंडो पर ध्यान नहीं दिया और मॉरिस को जलील करके वहां से चला जाता है। मॉरिस उसके सामने बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। ये देखकर जेलर थोड़ा चिढ़ जाता है तो उसने वार्डन से मॉरिस के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि मॉरिस देर रात चार्ली से बात करता है और इसीलिए जेलर उसे दूसरे सेल में शिफ्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन सेल शिफ्ट करने के लिए उसे कुछ पेपर वर्क करना होगा और इसी वजह से मॉरिस बच जाता है। वहीं दूसरी ओर वॉल्फ को भी काल कोठरी से बाहर निकाल लिया गया था और बाहर निकलते ही उसने मॉरिस को सबके सामने जान से मारने की धमकी दी, जिसे सुनकर मॉरिस सबको आज ही रात को यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। कहानी और आगे बढ़ती है और एक दिन प्लेग्राउंड में वॉल्फ चाकू लेकर मॉरिस को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन इंग्लिश ने उसे पकड़ लिया था और वॉल्फ चाहकर भी इंग्लिश से उलझ नहीं सकता क्योंकि इंग्लिश के पास अपनी एक फौज है और वो उसे लड़ नहीं सकता। अब रात में इंग्लिश सेल के सामने बुक देने आया था तो मॉरिस उसे गुड बाय बोलता है। ये सुनकर वो समझ जाता है कि आज ही रात उसे यहाँ से भागना है। अब लाइट बंद होती है और मॉरिस ने सबको छत पर आने का सिग्नल दे दिया था। सब प्लान के मुताबिक विंडो से निकलकर छत पर आ जाते हैं, लेकिन चार्ली डर की वजह से विंडो को खोल ही नहीं पा रहा था। उधर ऊपर उन तीनों ने गार्ड को चकमा देकर ड्रेनेज पाइपलाइन के पीछे पीछे जेल से बैरिकेड को तोड़कर जेल के बाहर आ जाते हैं और समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। उधर चार्ली भी विंडो से होते हुए छत पर लगी ग्रिल के पास पहुंच जाता है, लेकिन बिना किसी मदद से वो ग्रिल को खोल नहीं सकता। इसके लिए उसे वापस सेल में आना पड़ता है। अब आपको याद होगा कि पहली बार मॉरिस को जेलर ने अपने कैबिन में बुलाया था। वहां पर जेल का पूरा मैप था। उस मैप को देखकर मॉरिस ने गार्ड की लोकेशन के साथ समुद्र के पास कैसे रेल लाइन के जरिए इजीली पहुंचा जा सकता है इसका अंदाजा भी लगा लिया था। तो अपने कमाल के दिमाग से निकले प्लान को फॉलो करते हुए मॉरिस अपने दोस्तों के साथ जेल से निकल गया। वही हम देखते हैं कि जब सुबह गार्ड उन तीनों के सेल को चेक करने के लिए आते हैं तो उन्हें बेड के पास पुतले मिलते हैं, ना कि वो, जिसके तुरंत बाद जेलर हेलीकॉप्टर और सभी के साथ उन तीनों की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन उन्हें किनारे पर बस उन तीनों के सामान के साथ वही फूल मिलता है जो इल्तमिस और डाल्टन ने 15 सालों से बड़ा किया था। सभी गार्ड और पुलिस वालों का कहना था कि मॉरिस और उसके दोस्त मारे गए, लेकिन जेलर और हमें पता है कि मॉरिस वहां से सही सलामत बच निकला और इस इंसिडेंट के 1 साल के अंदर ही जेलर को उसकी जॉब से निकाल दिया गया और कुछ सालों में अल्काट्राज़ जेल को खाली कर दिया गया और इसे म्यूजियम में बदल दिया गया। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? बेसिकली ये पूरी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।